माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें से नॉर्मली लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन इसमें से हम बहुत से शॉर्ट क्वेश्चंस और 1 नंबर की लॉजिक्स भी पूछ सकते हैं। सो ये जो 1 नंबर की लॉजिकल क्वेश्चंस हैं या 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन है, उसके लिए आपको ये तीनों टॉपिक प्रिपेयर करने हैं, लेकिन इसमें बायोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शामिल हैं। सो प्लीज़ पुट आउट योर कॉपीज एंड पेन एंड ट्राई टू नोट एवरी रीडिंग जो मैं आपसे लिखवा रहा हूँ, बिकॉज कि आप लोगों को वो 1 नंबर दिला सकती है जो शायद आपके कदम मेडिकल कॉलेज के दहलीज में रखने में हेल्प करे। सो टेक एवरीथिंग वेरी सीरियसली, पुट आउट योर कॉपीज एंड पेन्स एंड ज्वाइन विद मी विद द व्हाइट बोर्ड। यस माय डियर डॉक्टर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ लेक्चर नंबर 4 और इसमें हम 3 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज लिविंग वर्ड इन स्पेस, नंबर 2 इज लिविंग वर्ड इन टाइम एंड फाइनली द फाइलेटिक लाइनेज। सो आपको लास्ट एनिमेशन में हमने डिस्कस किया था कि हमारी इस पूरी कायनात में शायद ये ज़मीन ही वो वाहिद जगह है कि जहाँ पे हमें ज़िंदगी के आसार या ज़िंदगी पनपती हुई मिलती है। इस पर्टिकुलर ज़मीन पे ज़िंदगी शुरू हुई और वो डिफरेंट एरियाज में फ्लरिश करती चली गई। हमारा कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स ये है कि जो हमारी ज़मीन है वो पहले एक ही पीस था, राइट, और फिर बाद में ये डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में ब्रेक हो गई। उस एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड पे एनवायरमेंटल कंडीशंस बहुत डिफरेंट नहीं थी, लेकिन जब ये कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से दूर मूव होते गए तो फिर इन पीसेस ऑफ अर्थ के ऊपर जो एनवायरमेंटल कंडीशंस थी वो भी क्या होती गई, चेंज होती चली गई। आपको पता है माय डियर स्टूडेंट्स कि इसका सबसे ज्यादा असर किसके ऊपर हुआ? वही राइट, हमारे प्रोड्यूसर। तो डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस में डिफरेंट किस्म के प्लांट्स ग्रो हुए, राइट। इसका मतलब ये होगा कि पहली बात, इस कुराए अर्ज पे, हमारी इस जमीन पे जो चीज हमारे प्लांट की टाइप को डिक्टेट कर रही थी वो थी एनवायरमेंटल कंडीशंस। एनवायरमेंटल कंडीशंस के बाद जो चीज सबसे ज्यादा मुतासर हुई वो क्या थी स्टूडेंट्स? प्रोड्यूसर्स। अब आपको ये बात पता है, आप ग्रेड 9 में पढ़ के आए हैं कि हर एक इकोसिस्टम की सस्टेनेबिलिटी या उसकी बायोडाइवर्सिटी का इंतजार किस बात के ऊपर होता है? यस, उसके प्रोड्यूसर पे, उसकी टाइप पे, उसकी अबंडेंस पे। तो हम लिविंग वर्ड इन स्पेस में एक टर्म डिस्कस करने वाले हैं। याद रखिए बात, हम लिंक करेंगे इस बात को पीछे वाली बात के साथ कि हमने स्टडी करना है बेसिकली व्हाट इज बायोम। इस पर्टिकुलर टर्म में या इस टॉपिक में जो सबसे आम चीज वो क्या है स्टूडेंट्स? बायोम। तो बायोम क्या है? एक ऐसा ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर है that is basically governed by the climate। तो जिस तरह क्लाइमेट होगा वैसे वहां पे प्रोड्यूसर होंगे, और जैसे वहां पे प्रोड्यूसर होंगे उसके लिहाज से ही वहां पे अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ ग्रो करेगी। तो अ पर्टिकुलर एरिया that is basically governed by the climate is called as biome। it means कि एक डेजर्ट एक डिफरेंट बायोम होगा, एक डैम डिफरेंट बायोम होगा, एक हिली एरिया डिफरेंट बायोम होगा, एक वो वाले पहाड़ जो डिफरेंट एल्टीट्यूड के ऊपर हैं वो एक डिफरेंट बायोम पेश करेंगे, तो मैदानी इलाके एक और डिफरेंट टाइप का बायोम होंगे। इन सब में जो चीज़ वेरी कर रही है वो स्टूडेंट्स क्या है? एनवायरमेंटल कंडीशंस, राइट। तो यह है कॉन्सेप्ट हमारे बायोम का। नाउ वी वांट टू मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मेरे पास क्या है? लिविंग वर्ड इन टाइम। अब आपकी बुक में एक डायग्राम बनी है, डेफिनेटली जो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे बोर्ड पे भी ड्रॉ की हुई है। इस डायग्राम में आपको 3 कॉलम नजर आ रहे हैं, रादर 4 कॉलम नजर आ रहे हैं। ये कॉलम जो चीज वर्टिकल होती है हम कॉलम बोलते हैं, राइट। पहले कॉलम में हमने लिखा हुआ स्टूडेंट्स व्हाट इराज एंड पीरियड्स। ये जो वर्ड मैंने ब्लैक से लिखे हैं समथिंग लाइक सीनोजोइक, आप मेरे साथ बोलेंगे सेनोजोइक, मीजोजोइक एंड देन पेलियोजोइक। ये क्या है? इराज। फिर हमने इन इराज को further divide कर दिया है into smaller chunks of time, and that very smaller chunk is called as what? A period।
फॉर एग्जाम्पल इस पेलियोजोइक इरा को हमने डिवाइड कर दिया है इंटू 1, 2, 3, 4, 5, 6 पीरियड्स, राइट। आपसे हम पूछ सकते हैं कि पेलियोजोइक इरा के कितने पीरियड्स हैं, तो आंसर होगा 6 पीरियड्स। सिमिलरली मीजोजोइक इरा के 3 पीरियड्स हैं और सीनोजोइक इरा के 2 पीरियड्स। आप लोगों को ये नाम बोलने भी आने चाहिए, इसलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं किससे, बेस से। कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन और ऑर्डोविशियन, देन साइलूरियन, देन डिवोनियन, देन कार्बोनिफेरस एंड फाइनली द पर्मियन। तो ये कुछ पीरियड्स हैं पेलियोजोइक इरा की। नाउ ट्रायसिक, जुरासिक and then Cretaceous, Triassic, Jurassic and then Cretaceous. These are the periods of what? Mesozoic era. और फिर हम चल रहे हैं what? Cenozoic era पे। तो इसके 2 पीरियड्स कौन से हैं? Tertiary and Quaternary. So ये कुछ पीरियड्स हैं Cenozoic era। आप लोगों से जो बात हम और पूछ सकते हैं वो ये है कि कौन सा इरा कितने मिलियंस ईयर्स अगो था। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक जगह पे m डाला है स्टूडेंट्स, और इस m का मतलब है मिलियन ईयर्स, तो ये m सबके साथ लगा हुआ है। 135 बिलियन ईयर्स अगो था क्रिटेशियस पीरियड, 225 मिलियन ईयर्स अगो था ट्रायसिक पीरियड, 440 मिलियन ईयर्स अगो था साइलूरियन पीरियड। तो आप लोगों को ये वाला कॉलम भी याद करना है। लेकिन इन पर्टिकुलर 2 कॉलम्स की इंपॉर्टेंस कुछ भी नहीं है अगर मैं इनको इस डायग्राम से रिलेट नहीं कर रहा, बिकॉज बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से हमारे लिए ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट के आपको नजर आ रहा है कि हमने 2 कॉलम्स बना दी, राइट। एक वो वाला कॉलम है जो बाय लेफ्ट साइड पे, उसमें हमने प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है, और राइट साइड पे हमने एनिमल्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है, राइट। अब ये डायग्राम मुझे क्या बताती है? नंबर 1 कि इस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन कहाँ से है। फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल जिम्नोस्पर्म की बात करूं तो वो पर्मियन पीरियड से ओरिजिन स्टार्ट हो गया, यानी कि इस पर्टिकुलर शेप की जो बेस है वो मुझे ये बता रही है कि किस टाइम पे कौन सा ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट हुआ, राइट। तो उसके बाद ये बता रहा है कि वो कौन सा ऐसा ईरा था, कौन सा ऐसा पीरियड था कि व्हेन दिस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ द प्लांट डोमिनेटेड द अर्थ, यानी कि वो जो टाइम था उसकी एनवायरमेंटल कंडीशंस इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या थी, मोस्ट सूटेड थी। फॉर एग्जांपल अगर आप जिम्नोस्पर्म की बेली की बात करें तो वो मैक्सिमम इस पॉइंट से थिक है, तो मुझे जिम्नोस्पर्म जुरासिक ट्रायसिक वाले पीरियड में मैक्सिमम नजर आते, राइट। और फिर जो ही हम लोग बीजोजोइक इरा से ऊपर आते हैं तो आप देख रहे हैं कि जिम्नोस्पर्म देन दे ट्राई टू एग्जिस्ट ऑन द फेस ऑफ अर्थ, और फिर इस पीरियड के बाद दे आर जस्ट एबल टू व्हाट मेंटेन देयर नंबर, दे आर नॉट फ्लरिशिंग, दे आर नॉट फ्लरिशिंग। लेकिन अगर उसके कंपैरिजन पे आप इस एंजियोस्पर्म को देखें तो एंजियोस्पर्म कंपैरेटिवली लेट डेवलप हुए, लेट ओरिजिनेट हुए, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि राइट आफ्टर देयर ओरिजिन दे आर कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग देयर नंबर। कौन स्टडी नंबर को मेंटेन कर रहे हैं, नॉट ओनली मेंटेन कर रहे हैं बल्कि एवरी पासिंग डे देयर सक्सेस इज ओवरवेलमिंग। ये और बढ़ रही है और बढ़ रही है और बढ़ रही है, वो दुनिया में पाए जाने वाले बाकी प्लांट्स को सुपरसीड कर रहे हैं। इसकी रीजन फिर कभी डिस्कस करेंगे। नाउ वी वांट टू मूव टू द right column of this diagram. We want to discuss about the origin of various types of animals, right? So invertebrates को देखें तो invertebrates origin भी काफ़ी primitive है, मे बी कैम्ब्रियन और ऑर्डोविशियन पीरियड के दौरान में। फिर उसके बाद आ जाते हैं मेरे पास, आप जरा गौर से देखें कि इस पर्टिकुलर जोन में मीन इस टाइम से लेके इस टाइम तक हम लोगों को इनवर्टिब्रेट्स अपनी सर्वाइवल की स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। लेकिन उसके बाद क्रिटेशियस पीरियड के बाद दे अगेन found what the conditions optimum for their growth and they again not only flourished
बट दे मेंटेन देयर नंबर वेरी सक्सेसफुली। फिर हम फिशेस की बात करते हैं। तो फिशेस की लाइफ में ये जो पीरियड है मेरे पास, ये बहुत ही आप कह सकते हैं कि डेंजरस पीरियड है, जहाँ पे आपको एक किस्म का बॉटलनेक इफेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है कि इस टाइम पे फिशेस का नंबर काफ़ी कम हो गया। फिर जो मेरे पास स्पीशीज बाकी बच गई, उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया या कंडीशंस उनके मुताबिक हो गई, तो उन्होंने अपने नंबर को क्या किया, मेंटेन किया। लुक एट दिस वेरी इंटरेस्टिंग ग्रुप दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एम्फीबियंस। अब एम्फीबियंस का ओरिजिन डेफिनेटली फिशेस के बाद में हुआ है, नेम इंडिकेट कर रहा है, लेकिन जिस पर्टिकुलर पीरियड में उन्होंने दुनिया में रूल किया वो डेफिनेटली पर्मियन और ट्रायसिक पीरियड्स है। तो हमारे पर्मियन और ट्रायसिक पीरियड्स में हमें एम्फीबियन दुनिया में रूल करते हुए नजर आते हैं। जो ही जुरासिक पीरियड स्टार्ट होता है तो हमें क्या नजर आता है कि दे आर जस्ट ट्राइंग टू मेंटेन द नंबर। तो उसके बाद उन्होंने भी सिर्फ और सिर्फ अपने नंबर को मेंटेन ही किया है, उसमें बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इजाफा नहीं हुआ। मीन्स कि जैसा एनवायरमेंटल कंडीशंस इस पर्मियन ट्रायसिक पीरियड में थी, वैसे कंडीशंस एम्फीबियन को उसके बाद कभी मुयसर नहीं हुई। देन लुक एट दिस रेप्टाइल। ये वो पीरियड है कि जब हमारे पास ओरिजिनेट हो रहे हैं व्हाट, रेप्टाइल्स। अब रेप्टाइल्स की जो शेप है बड़ी डिस्टिंक्ट सी है, डिफरेंट सी है। ये रिवील कर रही है कि इस पर्टिकुलर टाइम से लेकर ऑलमोस्ट इस टाइम तक दे हैव रियली रूल्ड द वर्ल्ड। इनका नंबर आप देख सकते हैं, इसकी जो विड्थ है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म से सबसे ज़्यादा है। इनका जो फर्टाइल पीरियड है वो भी आपको नज़र आ रहा है। लेकिन जो ही हमारे पास क्वार्टरली पीरियड स्टार्ट होता है तो उसके बाद इनका एक फॉल स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद रेप्टाइल्स दे जस्ट ट्राई एंड स्ट्रगल and they are perhaps able to maintain their number since 70 million years ago। तो कंडीशंस इनकी भी उतनी कंड्यूसिव नहीं थी कि जितनी हमारे पास क्रिटेशियस या टर्शियरी पीरियड में मौजूद थी। अब हम चलते हैं एक और इंटरेस्टिंग ग्रुप की, जिसे हम बोलते हैं व्हाट, बर्ड्स। आप बर्ड्स को देखें तो ये जाहिर है रेप्टाइल्स के काफ़ी बाद आ रहा है इसका ओरिजिन, और ये जो ओरिजिन है ये ऑलमोस्ट जुरासिक पीरियड का एंड हो रहा है, क्रिटेशियस पीरियड स्टार्ट हो रहा है, जिसमें ये बर्ड्स इवॉल्व हुए। और इवॉल्व होने के बाद उन्होंने अपने आप को ढाला है, अपने एनवायरमेंटल कंडीशंस को ज़्यादा बेटर तरीके से एक्सप्लॉइट किया है, और पर्टिकुलरली इस एक पर्टिकुलर टाइम के बाद तो यू कैन सी कि उसकी जो फनल है ये बहुत सक्सेसफुली ऊपर की तरफ से वाइड होती चली जा रही है। इसका मतलब यह है कि बर्ड्स आर मोर अडेप्टेड देन द रेप्टाइल्स इन द ईरा दैट इज कॉल्ड एज क्रिटेशियस, टर्शियरी और क्वाटरी। और हम बात करते हैं आखिरी पीस में, बोलते हैं मैमल्स। अब बर्ड्स के बारे में सॉरी एक बात कि ये जो पॉइंट है ये वो पीरियड था कि जब शायद हमारे पास दुनिया का पहला बर्ड्स का इंसेस्टर, जिसे हम बोलते हैं आर्कियोटेरिक्स, ये जो आर्कियोटेरिक्स है इसमें कुछ फीचर्स रेप्टाइल जैसे थे और कुछ फीचर बर्ड्स जैसे थे। यानी कि ये एक एवोल्यूशनरी करेक्टिव में मिलता है बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड द बर्ड्स। तो नज़र आता है कि जो बर्ड्स हैं वो कहाँ से इवॉल्व हुए हैं, रेप्टाइल से इवॉल्व हुए हैं। फिर इस तरीके से यहाँ पे कोटिलोसॉर नजर आते हैं हम लोगों को, कोटिलोसॉर्स, और जो कोटिलोसॉर्स हैं वो भी रेप्टाइल्स की तरह से है। यानी कि हमारा परसेप्शन ये है कि रेप्टाइल्स से ही बर्ड्स इवॉल्व हुए हैं और रेप्टाइल्स से ही मैमल्स इवॉल्व हुए हैं, राइट। और इस पर्टिकुलर कोटिलोसॉर का एक एग्जाम्पल है वेरानॉप, जो टेक्सास में हम लोगों को मिली, जिससे पता चलता है कि बेसिकली मैमल्स और बर्ड्स के जो एंसेस्टर थे वो बेसिकली रेप्टाइल्स ही थे। क्यों कि इस वेरानॉप में कुछ कैरेक्टर मैमिलियन थे और कुछ कैरेक्टर रेप्टिलियन थे। और हमें नजर आता है कि जैसे हमारी मैमल्स की फनल है ये भी ग्रेजुअली क्या है स्टूडेंट्स, ब्रॉडनिंग आप ऊपर से चौड़ी हो रही है। तो इससे नजर ये आ रहा है कि मैमल्स भी विद एवरी पासिंग डे दे आर enjoying the environmental conditions, exploiting the resources very well, and they are increasing their number till now। तो ये वो इंफॉर्मेशन है जो हमें लिविंग वर्ल्ड इन टाइम के बारे में हमें ऑब्टेन हो रही है कि कौन सा ग्रुप ऑफ एनिमल किस दौर में ओरिजिनेट हुआ, कहाँ से इवॉल्व हुआ, उसका कौन सा पीरियड डोमिनेंट था, किस पीरियड में कंडीशंस, एनवायरमेंटल कंडीशंस सूटेबल नहीं रही या किसके लिए सूटेबल हैं। ये सारी चीज़ हमें इस डायग्राम से डिड्यूस होती है। So please keep these informations in your mind with very open eyes, with very open brain, and try to grab each and every value that is present in this table. Right? अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स व्हाट, क्या, फाइलेटिक लाइनेज।
अब इसमें जो पहला कॉन्सेप्ट आपको मैंने देना है स्टूडेंट्स, वो क्या है? बायोडाइवर्सिटी। बायो का मतलब होता है डेफिनेटली लाइफ, और डाइवर्सिटी का वर्ड निकला है वैरायटी से, डाइवर्स होने से, इख्तलाफ होने से, मुख्तलिफ होने से। तो हमारे पास ह्यूज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है। किसके ऊपर? हमारे इस सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर, हमारे माउंटेन्स पे, हमारे ओशंस में, हर उस जगह पे जहाँ शायद रोशनी भी दाखिल होने से घबराती है, वहाँ पे हमें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स नजर आते हैं। तो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। अब सवाल ये है कि हमारी एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ स्पीशीज क्या हैं? तो आंसर लिखा हुआ है आपकी बुक में स्टूडेंट्स कि हमारे पास 5 to 30 मिलियन स्पीशीज एक्सपेक्टेड हैं ऑन द फेस ऑफ अर्थ। तो रिपोर्ट कितनी हुई? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स। रिपोर्ट हुई अब तक हमारे पास जस्ट 2.5 मिलियन, राइट? 2.5 मिलियन रिपोर्ट हुई हैं, और जो बाकी सारी की सारी है वो अभी येट टू बी डिस्कवर्ड। हम डिफरेंट जंगलों में जाते हैं, डिफरेंट हमारी एक्सेसेस बढ़ रही हैं, डिफरेंट एल्टीट्यूड के ऊपर हम मूव कर सकते हैं, या हम समंदर की, जैसे मैंने बोला कि उन जगहों में जब पीप कर सकते हैं कि जहाँ पहले हम पीप नहीं कर सकते थे, हम छोटी छोटी सी सबमरीन बना लेते हैं, उनके ऊपर रोबोटिक आर्म्स लगा देते हैं, और फिर हम उन्हें समंदर में उतार देते हैं। दे कैन बी कंट्रोल्ड समथिंग लाइक जॉयस्टिक, और हम उस पर्टिकुलर रोबोटिक हेड से समंदर की गहराई में से ऑर्गेनिज्म पकड़ के लाते हैं और उनको देखते हैं कि ये किस तरह डिफरेंट है या कैसे है। तो जब भी हम कोई गोता लगाते हैं, या जब भी हम किसी नई प्लेस पर जाते हैं, कहीं नई एल्टीट्यूड पर जाते हैं, नए एनवायरनमेंट में जाते हैं, तो हमें हमेशा एक नई फॉर्म ऑफ लाइफ मिलती है। सो दिस पर्टिकुलर नंबर ऑफ known or reported species, it is going on increasing, बढ़ता जा रहा है। So there is a huge vacuum for the taxonomists. Taxonomy एक बहुत अच्छी ब्रांच है हमारी बायोलॉजी की, जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर करते हैं, उनको नाम देते हैं, नाम देने के बाद उसको हम क्लासीफाई करते हैं, और क्लासीफाई करने के बाद हम उनका आपस में रिलेशन स्टडी करते हैं कि हाउ दिस ऑर्गेनिज्म कैन बी अ प्रूफ ऑफ सम एवोल्यूशन or a missing connective or a new, you can say, step for the origin of the new species, right? So ये सारा कुछ हम लोगों को जारी है, और हमारा ये सारा कुछ हम सब के लिए जारी है, और हम सब इसको स्टडी करते रहेंगे और कर रहे हैं। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि जो हमारे पास 2.5 मिलियन नोन स्पीशीज हैं, उनमें से एनिमल्स कितने % है? तो आंसर इसके जो अब तक हमें एनिमल्स रिपोर्ट हो चुके हैं वो 73% हैं, और जितने मेरे पास प्लांट्स मिले हैं वो टोटल मिला के कितने हैं स्टूडेंट्स? 27%। तो एनिमल्स डोमिनेट कर रहे हैं 73% इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी, और जो प्लांट्स है जस्ट 27%। अब हम देखना ये है कि इस 73% में से कितने % इंसेक्ट हैं। तो यू विल सी कि ये रूल कर रहे हैं हमारी वर्ल्ड को, इंसेक्ट्स। 53.1% जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बेसिकली क्या है मेरे पास? ऑर्गेनिजम्स। तो ह्यूज फ्रैक्शन ऑफ द इंसेक्ट इज बेसिकली प्रेजेंट ऑन द फेस ऑफ अर्थ, दैट इज 53.1%। फिर उसके बाद जो बाकी सारे एनिमल्स हैं, जिनमें प्रोटोजोन्स हैं, पोरिफर्स हैं, सिलेंट्रेट्स हैं, प्लेटिलमेंथस हैं, निमाटोड्स हैं, एंडेलेट्स हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स मिलकर कितना बना रहे हैं? जस्ट 19.9%। और जब इन दोनों को ऐड करते तो आंसर आता है 73%। सवाल ये है कि मैं फाइलेटिक लिनेज को पढ़ना क्यों चाह रहा हूं? इसलिए कि हमारा बिलीफ ये है कि ऑर्गेनिजम्स पहले का स्टूडेंट्स बहुत सिंपल थे, राइट? ऑर्गेनिज्म का स्टूडेंट मेरे पास बहुत सिंपल थे, और जो वक्त गुजरता गया उनसे आगे चल के और डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होना शुरू हो गए। इसमें यू नो वेरी वेल कि देयर आर डिफरेंट एवोल्यूशनरी फोर्सेस, जिसमें म्यूटेशन भी हो सकती है, जिसमें रेडिएशंस भी हो सकती हैं, और जिसके अंदर और डिफरेंट किस्म के एनवायरमेंट केमिकल फैक्टर हो सकते हैं या फिजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, जिन्होंने उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के डीएनए को अफेक्ट किया, और विद कोर्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर उससे एक नई स्पीशीज डेवलप हो गई, राइट? तो हम बात स्टूडेंट्स ये कर रहे हैं कि जो नई स्पीशीज इवॉल्व हो रही हैं वो फिर बेस बनती है किसकी?
नई स्पीशीज के ओरिजिन बनने की। लेकिन याद रखिएगा कि एवोल्यूशन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, इट इज नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस, ये स्लो प्रोसेस है। और उस स्लो प्रोसेस में जैसे मैं बोला कि ये सदियां तो एक ऊंट के मुंह में जीरे की मानी होती है, उसमें लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज में चेंज होते 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 होते, राइट। अब हम रिसर्च ये करेंगे कि जो फाइलेटिक लिनेज है वो बेसिकली है क्या। ये ऑर्गेनिजम्स का एक अनब्रोकन सीरीज है, राइट, जिसमें हम एक ऑर्गेनिज्म को फॉर एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं एक एंसेस्टर। एंसेस्टर को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? जद्दे अमजद, ठीक है। क्या बोलते हैं हम उसे? जद्दे अमजद, यानी कि कोई अबाओजदाद। और वो जो जद्दे अमजद है उसके डिसेंडेंट, उससे पैदा होने वाली चीज यानी कि उसके ऑफस्प्रिंग्स, वो कहलाएंगे क्या? डिसेंडेंट्स। अब जब ये डिसेंडेंट्स की दो टाइप्स हो सकती हैं, जरा बात को गौर से सुनिएगा। एक इंसेस्टर वो है कि जिसके ऊपर कोई भी इन्वायरमेंटल चेंज ने अफेक्ट नहीं किया, वो तो वैसा ही रहा जैसा कि उसके पेरेंट्स थे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसेस्टर से प्रोड्यूस होने वाला ऑर्गेनिज्म ड्यू टू एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस थोड़ा सा क्या हो जाए? मॉडिफाई हो जाए। और अगर ये मॉडिफाई हो गया तो अब ये एंसेस्टर बन जाएगा एक नेक्स्ट डिसेंडेंट का, जो डेफिनेटली इस एंसेस्टर से क्या होगा? डिफरेंट होगा, राइट। तो इस तरीके से प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज एक नई स्पीशीज की क्या बन सकती है? बेस बन सकती है। तो इसमें इसका ये प्रीडिसेसर है और इसका ये डिसेंडेंट है, राइट। अगर ये मेरे पास सीरीज अनब्रोकन हो तो मैं इस पूरी लड़ी को, चेन ऑफ ऑर्गेनिजम्स को मैं क्या बोलूंगा? कि एक फाइलेटिक लाइनेज है जो मुझे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की एवोल्यूशनरी रिलेशन को बता रही है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे एक चीज लिख दी है कि ए से डेवलप हुआ या इवॉल्व हुआ बी से इवॉल्व हुआ फॉर एग्जांपल सी से इवॉल्व हुआ डी से इवॉल्व हुआ ई, और ई से इवॉल्व हुआ फॉर एग्जांपल एफ। ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट्स कि ए से इवॉल्व हो मेरे पास दो डिफरेंट स्पीशीज, फॉर एग्जांपल बी और सी, राइट। ये बी तो बी ही रहे लेकिन सी डी और ई में फर्दर कन्वर्ट हो जाए, और एट लेटर स्टेजेस दिस ए मे इवॉल्व इनटू अदर स्पीशीज दैट इज कॉल्ड एज जी। तो इस वाले केस में ये ऑर्गेनिज्म एंसेस्टर है और ये उसके क्या है? डिसेंडेंट्स हैं। फिर ये एंसेस्टर्स हैं और ये डिसेंडेंट्स हैं। अगले टाइम पे फिर ये एंसेस्टर बन गया और ये डिसेंडेंट बन गए। तो ये मुझे एक ब्रोकन सीरीज नहीं चाहिए, मुझे एक कॉन्टिन्यूस सीरीज चाहिए। अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज उसे हम क्या बोलते हैं? फाइलेटिक लाइनेज। लेकिन समटाइम ऐसा भी होता है कि मुझे पता चल रहा है कि ए ऑर्गेनिज्म एफ ऑर्गेनिज्म में कैसे कन्वर्ट हुआ। तो नजर आ रहा है कि ए से पहले बी बना, बी से फिर सी, डी और ई से एफ बन गया। लेकिन मुझे यहाँ पे ये दो चीजें नजर नहीं आ रही थी। मुझे ये पता चल रहा था कि बी ए से इवॉल्व हुआ है, और मुझे ये भी पता चल रहा है कि इसके बहुत सारे फीचर्स इससे मिल रहे हैं। लेकिन कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल डी में नए हैं। तो शायद इसके दरमियान में कहीं ना कहीं ऑर्गेनिज्म सी इवॉल्व हुआ था, या वो इंटरमीडिएट स्टेज के अंदर जस्ट अपने और फिर मुस्तकिल गायब हो गया। ऐसा भी हो सकता है। इस मिसिंग चीज को हम क्या बोलते हैं? मिसिंग कनेक्टिव या मिसिंग लिंक। इसकी बहुत सारी कॉजेस में एक कॉज ये भी हो सकता है कि इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी सॉफ्ट थी और उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी का फॉसिल ही नहीं बना। तो सम टाइम हम रिसर्च करते हैं, उसमें हम लोगों को मिसिंग कनेक्टिव मिल भी जाता है, और सम टाइम ये कई सदियों हमारी आंखों से ओझल भी रहता है। लेकिन बाहर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बी सी के थ्रू डी में मूव किया होगा, यानी कि डेफिनेटली सी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा जिसमें बहुत सारे फीचर्स बी वाले होंगे और बहुत से फीचर्स डी वाले होंगे, तभी बी ऑर्गेनिज्म डी ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हुआ। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम मूव कर रहे हैं एक एनिमेशन की तरफ। उस एनिमेशन में हम ये देखेंगे कि जब हम ये बात करते हैं कि पुराने ऑर्गेनिज्म ज़्यादा सिंपल थे और नए ऑर्गेनिज्म ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो क्या हमारे पास कोई एविडेंस है या नहीं। सो लेट्स मूव टू द एनिमेशन। यस माय डियर स्टूडेंट्स, लुक एट दिस। हम दिख रहे हैं एक एनिमेशन, और इस एनिमेशन में हम देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक रॉक है। ये पर्टिकुलर रॉक मट्टी की बनी हुई है, हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। और ये जो मेरे पास सेडिमेंट्री रॉक है, ये मट्टी की तहों के एक दूसरे के ऊपर बिछने से बनी। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि जो लेयर बहुत नीचे है, ज़ाहिर है वो बहुत पुरानी है,
और जो ऊपर की तरफ लेयर्स हैं वो क्या है, डेफिनेटली रिसेंट है या मॉडर्न है या नए दौर की। अगर हमारा ये परसेप्शन ठीक है और हम इस बात को मानते हैं कि एवोल्यूशन हुई है, तो इसका एविडेंस हम यहाँ से भी दे सकते हैं। कैसे? लुक एट दिस। हम एक बहुत बड़ा ड्रिल ले रहे हैं और इस ड्रिल को मैंने टॉप से बॉटम की तरफ करना शुरू किया। ये खास किस्म का ड्रिल है। इस खास किस्म के ड्रिल में दरमियान में मिट्टी जमा हो जाती है, राइट। अब देखेंगे मिट्टी इस पर जमा हो रही है और अब हम इस ड्रिल को बाहर निकालेंगे तो ये ड्रिल इस पर्टिकुलर मिट्टी से भरा हुआ है। हम क्या करते हैं कि इस पर्टिकुलर ड्रिल को खोल लेते हैं, बिकॉज ये ओपनेबल ड्रिल है। खोल लेता हूं मैं, तो मेरे पास मिट्टी एक लंबी सी लेयर जमीन पे बिछ जाती है। मैं एरो लगा देता हूं। एरो क्या लगाता हूं कि ये जो मेरे पास एंड है ये कैसा है, ये बॉटम वाला एंड है, और दूसरा वाला एंड कौन सा है, डिसेंट वाला एंड है। फिर मैं उसमें से सैंपल लेता हूं और सैंपल लेने के बाद मैं उसकी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ को स्टडी करता हूं, राइट। तो मुझे यही पता चलता है कि जो मेरे पास डीपर लेयर ऑफ सॉइल है उसके अंदर जिंदगी कंपैरेटिवली सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट है। तो जू टाइम गुजरता गया, ऊपर लेयर्स बिछती चली गई, तो तारीख भी साथ साथ दफन होती चली गई कि कौन से टाइम में किस वक्त में कौन सा प्लांट और कौन सा एनिमल यहाँ पे प्रेजेंट था, राइट। इसकी सारी हिस्ट्री मुझे कहाँ मिलती है, सेडिमेंट्री रॉक के अंदर दफन मिलती। इससे मुझे एक बात पता चलती है कि कौन से पीरियड में कौन सा ऑर्गेनिज्म डोमिनेंट था या कौन से प्लांट और एनिमल इकट्ठे रह रहे थे। मिसाल के तौर पर जब मैं जुरासिक पीरियड को देखा तो मुझे ये पता चला कि उस टाइम पे जो डायनासोर हैं और जिम्नोस्पर्म्स हैं ये बहुत ज़्यादा इकट्ठे रहे। तो मैं ये प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि जो डायनासोर्स हैं वो मे बी फीडिंग ऑन दीज प्लांट्स, और फिर में से कुछ इवॉल्व हो गए जो कि क्या बन गए, कार्निवोर बन गए। तो इस तरीके से हमें फॉसिल रिकॉर्ड का पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किससे रिलेट हुआ, और इसमें फाइलेटिक लाइनेज, लिविंग वर्ड इन स्पेस और टाइम और एवोल्यूशन को साइमल्टेनियसली स्टडी करने का मौका मिलता है। आई होप कि आपने इस पर्टिकुलर एनिमेशन से ये समझा होगा कि किस तरीके से हम कार्बन डेटिंग कर सकते हैं। अब ये भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी साथ समझ लेते हैं हम लोग। बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आप लोगों की एज है स्टूडेंट्स, तो आप में एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अब आप इमेजिन ये करें, अगर केमिस्ट्री में डेफिनेटली हमने पढ़ा होगा कि अगर कोई एटम अनस्टेबल हो तो वो क्या होता है, रिडक्टिव होता है, और जब कोई एटम स्टेबल हो जाए तो वो उसकी रेडियोएक्टिविटी कम हो जाती है। अब आप लोगों की एज की बात कर लेते हैं। आप लोगों में एनर्जी ज़्यादा है, आप लोगों की बॉडी में रेडिएशन आ नहीं कर रही है इन द टर्म्स ऑफ व्हाट, हीट। लेकिन जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो फिर मेरी बॉडी में से एनर्जी कम हो जाएगी, राइट। तो सेम इज द केस विद द एटम्स। अगर आप जरा बात को गौर से सुनिएगा कि अगर आप एक ऐसी सॉइल को देखें या ऐसी लेयर को देखें जो रीसेंट है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ आइसोटोप ज़्यादा होंगे और नंबर ऑफ स्टेबल कार्बन एटम्स कम होंगी। लेकिन अगर मैं किसी डीपर लेयर की सॉइल की बात करूंगा तो उसमें नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स कम होंगे और नंबर ऑफ स्टेबल कार्बन एटम्स ज़्यादा होंगे। तो इस रेशियो से हम प्रेडिक्ट करते हैं कि कोई भी सॉइल सैंपल कितने मिलियंस ईयर्स ओल्ड हो सकता है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज कार्बन डेटिंग, राइट। तो मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कार्बन डेटिंग का मतलब ये होता है कि मैं उस पर्टिकुलर सॉइल में या उस पर्टिकुलर सैंपल में, उस पर्टिकुलर फॉसिल में, चाहे वो प्लांट का हो या एनिमल का, मैं देखूं कि उसके अंदर रेडियोएक्टिव आइसोटोप की नॉर्मल एटम के साथ क्या रेशियो है। अगर रेडियोएक्टिव आइसोटोप ज़्यादा होंगे तो वो रीसेंट है, और अगर कम हुए तो वो प्रिमिटिव है। इनकी रेशियो से हम प्रेडिक्ट करते हैं उसकी एक्सपेक्टेड एज, राइट। तो अब आपको अंदाजा हुआ होगा कि हम लोग अपनी बायो को भी, लाइफ को इन टाइम, इन स्पेस और लैंग्वेज में कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। नाउ वी विल सी यू विद द नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है, बायोलॉजिकल मेथड। और टिल दैट टाइम टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर ग्रेट पेरेंट्स। आसानियाँ पैदा कीजिए अपने लिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए।